फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीफिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हमारे रिसेंटली लॉन्च किए हुए मास्टरिंग एलसीडी एलईडी पैनल रिपेयरिंग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये जो ई क्लासेस हैं वो हमने खास करके हमारे टेक्नीशियन फ्रेंड्स जो एलसीडी एलईडी पैनल रिपेयरिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए बनाए हैं। इन ई क्लासेस के अंदर जो नई पैनल की टेक्नोलॉजी आई है उसका फॉल्ट कैसे फाइंड करना है और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है उसकी डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है। टोटल 18 ई क्लासेस हैं। हर एक ई क्लास 90 मिनट की है। हमने इस ई क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ई क्लास 1 से 8 में टीकॉन और स्केलर पीसीबी के फॉल्ट के ऊपर फोकस किया गया है। ई क्लास 9 से 11 में कॉफ और कॉफ से रिलेटेड जो फॉल्ट हैं उसके ऊपर फोकस किया है। ई क्लास 12 से 15 में पैनल के अंदर के फॉल्ट्स मतलब एलसीडी पैनल ग्लास के अंदर के फॉल्ट जैसे जंपिंग पिक्चर होना, स्कैनिंग लाइंस आना, उसके सल्यूशन के ऊपर फोकस किया है। ई क्लास 16 में नई पैनल इंस्टॉलेशन के ऊपर फोकस किया है। ई क्लास 17 से 18 में टिपिकल हैंड्स ऑन लाइव प्रैक्टिकल्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो टोटल 18 ई क्लासेस हैं वो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हैं। अब मैं आपको डिटेल में ई क्लास 1 से 8 की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ई क्लास 1 से 8 को हम डिटेल में देखते हैं, जिसके अंदर हम मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस से और उसके इम्पॉर्टेंट टेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पैनल सप्लाई किस प्रकार से जनरेट होता है। पैनल सप्लाई बनाने के लिए मदरबोर्ड का मेन कंट्रोलर होता है, वो एक पैनल 1 सप्लाई भेजता है जो 2 मॉसफेट कास्केडिंग में है। उसका अभी प्रैक्टिकल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 2 मॉसफेट हैं, उसमें पहला मॉसफेट जो है वो दूसरे मॉसफेट को ऑन करेगा, तब जाके पैनल सप्लाई जनरेट होगा। मतलब कोई भी सेट ऐसा है जिसमें पैनल सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा तो आप उसको ईजिली रिपेयर कर सकोगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे LVDS कनेक्टर के ऊपर, जो कि 51 पिन और 30 पिन्स 2 टाइप के होते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, जिसके अंदर पैनल सप्लाई, PVDD और ग्राउंड की पिन को छोड़ के LVDS डेटा की पिन्स होती है, जिसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू RGB की डेटा बिट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल सिंक और वर्टिकल सिंक रहती है। तो ये डेटा किस प्रकार से होते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, 10 बिट पैनल्स के अंदर क्या फॉर्मेट होते हैं, 8 बिट पैनल्स के अंदर क्या फॉर्मेट होते हैं, ये सब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। उसके साथ में ये जो मैपिंग पिन होती है वेजा और जेडा के बीच में, वो किस प्रकार से काम करती है, और पैनल आईडी के लिए SDA, SCL, WP कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, और बिट सिलेक्ट मतलब 8 बिट पैनल और 10 बिट पैनल को किस प्रकार से स्विचिंग करना है, ये LVDS कनेक्टर के द्वारा। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि आपको जब कंपैटिबल पैनल को रिप्लेस करना है तो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। उसके बाद जो पूरे टीकॉन का वर्किंग ब्लॉक डायग्राम होता है, कुछ पैनल साइड गेट के साथ होती है, कुछ पैनल में साइड कॉफ नहीं होती, ग्लास IC होती है, मतलब उसकी साइड गेट ग्लास के अंदर होती है। तो ये दोनों टाइप की पैनल का वर्किंग सिस्टम किस प्रकार से होता है उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद DC to DC IC का पूरा सेशन है वो स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले 12 वोल्ट में से 3.3 वोल्ट किस प्रकार से जनरेट होता है, जो कि मेन टीकॉन कंट्रोल IC का और मेन EPROM IC का सप्लाई रहता है। तो उसके लिए बक सर्किट होता है। तो ये जो बक सर्किट है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके लिए DC to DC IC है, वो स्विचिंग पल्स निकालती है, और ये स्विचिंग पल्स है वो किस प्रकार से 12 वोल्ट में से 3.3 वोल्ट बनाती है, उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। और इन 3.3 वोल्ट में से ही 1.8 वोल्ट रैम के लिए और 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई के लिए जनरेट होते हैं। और 3.3 वोल्ट जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है AVDD। AVDD मीन्स बूस्ट, 12 वोल्ट्स में से बूस्ट करके उसको 15 से 16 वोल्ट्स करना, उसके लिए बूस्ट सर्किट होती है। DC to DC IC है वो बूस्ट पल्स जनरेट करती है। तो ये बूस्ट पल्स है वो किस प्रकार से जनरेट होती है,
उसका शेप किस प्रकार से होता है और AVDD किस प्रकार से जनरेट होता है, वो पूरा प्रोसेस आपको ई क्लास में दिखाया जाएगा। उसके बाद में मान लो कि AVDD नहीं बन रहा है और AVDD शॉर्ट हो रहा है, तो उसका सल्यूशन भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। AVDD क्रिएट होने के बाद DC to DC IC जो है वो VGH और VGL जनरेट करती है। उसके लिए वो ड्राइव पॉजिटिव और ड्राइव नेगेटिव पल्स निकालती है और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ड्राइव पल्स के द्वारा एक फ्लाइंग कैपेसिटर रहता है और ये फ्लाइंग कैपेसिटर के बाद में डुअल डायोड रहता है और उसकी वजह से, जिसको पॉजिटिव चार्ज पंप बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज पंप बोलते हैं, उसके द्वारा VGH और VGL क्रिएट होते हैं, जिसकी पल्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सब का जनरेशन या क्रिएशन किस प्रकार से होता है, इसमें किस प्रकार के फॉल्ट रहते हैं और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। ये सभी जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं 3.3 वोल्ट, AVDD, VGH, VGL, ये सब के फीडबैक सिग्नल्स होते हैं और ये फीडबैक सिग्नल्स के सर्किट में भी अगर प्रॉब्लम है तो ये वोल्टेज ठीक से नहीं बनेंगे। तो फीडबैक सर्किट के जो फॉल्ट हैं और उसका सल्यूशन किस प्रकार से करते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट टीकॉन कंट्रोलर IC, जिसका मेन फंक्शन जो LVDS डेटा जो उसको सप्लाई होता है उसको RSDS डेटा में कन्वर्ट करके सोर्स कॉफ को भेजना होता है, और दूसरा है टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करना जो कि STV, CPV और OE होता है। उसकी पल्स किस प्रकार से होती है वो आप DSO से ईजिली चेक कर सकते हैं, और ये अगर साइड गेट वाला पैनल है तो डायरेक्टली साइड गेट के ऊपर जाएंगे ये सब पल्सेस, और अगर विदाउट साइड गेट वाला पैनल है जिसके अंदर कॉग है तो उसके अंदर स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर IC रहेगी, उसको ये सब टाइमिंग कंट्रोल पल्सेस सप्लाई होंगे। लेवल शिफ्टर, जिसको स्कैन ड्राइव IC भी बोलते हैं, उसको बेसिकली ये सब टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल जैसे STV, CPV, OE वो सप्लाई होते हैं, और उसको VGH, VGL भी सप्लाई होता है। ये IC मॉड्यूलेशन और एम्प्लीफिकेशन करती है और CKV लाइंस जनरेट करती है। CKV1, CKV-B1, CKV2, CKV-B2, CKV3, CKV-B3 और कुछ पैनल्स में CKV4, CKV-B4 भी होता है, जिसको HC सिग्नल्स भी बोलते हैं और क्लॉक सिग्नल भी बोलते हैं। ये सारे सिग्नल्स डायरेक्ट ट्रैक्स के द्वारा पैनल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके गेट लाइंस को ट्रिगर करते हैं। कुछ पैनल में टीकॉन IC के द्वारा YV1C नाम का एक सिग्नल क्रिएट किया जाता है जो स्कैन ड्राइव IC को जाता है, और स्कैन ड्राइव IC इसके ऊपर से LC1 और LC2 प्रकार के सिग्नल्स जनरेट करती है जो कि VGH और VGL के बीच में स्विचिंग होते हैं, और ये सिग्नल्स भी पैनल को डायरेक्ट ट्रैक से सप्लाई होते हैं। तो ये जो LC1 और LC2 के फॉल्ट्स जो आते हैं उसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार के सप्लाई होते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी ई क्लास के अंदर दिखाया जाएगा। अगला है गामा सेक्शन। गामा IC बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोग्रामेबल गामा और नॉन प्रोग्रामेबल IC। नॉन प्रोग्रामेबल गामा के अंदर AVDD में से VREF का एक सिग्नल जनरेट होता है और VREF में से वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के द्वारा गामा सिग्नल्स 14 वोल्ट से लेके 0.4 वोल्ट तक जनरेट होते हैं। ये गामा सिग्नल डायरेक्टली सोर्स कॉफ या एक्स कॉफ के ऊपर सप्लाई होते हैं। VCOM भी AVDD में से ही क्रिएट होता है। ये VCOM सोर्स कॉफ के ऊपर और डायरेक्ट ट्रैक्स के द्वारा पैनल के साइड गेट को सप्लाई होते हैं। प्रोग्रामेबल गामा IC के अंदर डायरेक्टली AVDD में से ही गामा सिग्नल जनरेट होता है क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर होता है। इस प्रकार की प्रोग्रामेबल गामा IC और प्रोग्रामेबल DC to DC IC को रिप्लेस कर रहे हो तो उसको रिप्लेस करने के बाद में आपको पुराना प्रोग्राम इसके अंदर डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको EEPROM प्रोग्रामर की ज़रूरत रहती है, RT809F या RT809H। उसके द्वारा आप इसको रीप्रोग्राम या फिर फ्लैश कर सकते हो। उसको किस प्रकार से किया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी हमने ई क्लास में इंक्लूड किया है। इस प्रकार पूरा DC to DC IC सेक्शन, टीकॉन सेक्शन, गामा सेक्शन,
स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर सेक्शन के प्रैक्टिकल्स ख़त्म होने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के DC to DC IC, टीकॉन IC, गामा IC, स्कैन ड्राइव IC जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है, उसके पिन डायग्राम्स किस प्रकार से होती है, उसकी कौन सी पिन पे कौन सा सिग्नल आता है और उसके अंदर कौन से टाइप के फॉल्ट क्रिएट होते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। और उसके अंदर जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है या हो रहे हैं उसका सल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके भी प्रैक्टिकल इस ई क्लास के अंदर इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से हमारे फर्स्ट सेक्शन के क्लास 1 से 8 तक वो ख़त्म होता है। अगला ई क्लास 9 to 11 जिसके अंदर कॉफ के जो फॉल्ट्स आते हैं, तो कॉफ के फॉल्ट को कैसे कंफर्म करना है कि कॉफ का ही फॉल्ट है, और अगर आपको कॉफ रिप्लेस करना है तो कॉफ को रिप्लेस करने से पहले क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि आप ये कॉफ रिप्लेस करोगे तो फॉल्ट 100% सॉल्व हो जाएगा। तो कॉफ रिप्लेस करने से पहले प्री ऑब्जर्व करना है, उसके प्रैक्टिकल्स दिखाए जाएंगे। उसके बाद कॉफ रिमूव कैसे करना है, उसके लिए हमने एक कॉफ रिमूविंग स्टेशन बनाया है जिससे आप इजीली कोई भी साइज़ के कॉफ निकाल सकते हो। ग्लास साइड और PCB साइड का बॉन्डिंग निकालना बहुत ही ईजी रहता है, और उसके बाद में आपको PCB और ग्लास कैसे क्लीन करना है मूविंग माइक्रोस्कोप से लाइव ऑब्जर्वेशन करके। हमारा ये जो ACF बॉन्डिंग मशीन है उसके अंदर एक मूविंग माइक्रोस्कोप होता है जिससे आप लाइव ग्लास के सारे ट्रैक्स ऑब्जर्व करके ईजिली क्लीन कर सकते हो ताकि ग्लास के ट्रैक डैमेज ना हो। ग्लास के ट्रैक के ऊपर कोई भी ACF रिमूवर लगाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ईजिली आप उसको क्लीन कर सकते हो और नई बॉन्डिंग करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ग्लास क्लीन हो जाने के बाद आपको नया कॉफ प्रिपेयर करना है। नए कॉफ को प्रिपेयर करने के लिए उसको रोल में से किस प्रकार से कट करना है। कॉफ को कट करने के बाद कॉफ के दोनों साइड पर ACF टेप, मतलब ग्लास साइड के बॉन्डिंग एरिया के ऊपर 1.5 mm का टेप और PCB साइड के ऊपर 2.0 mm का ACF टेप लगाना है। वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और ACF टेप की लाइफ किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, मतलब आपको ACF टेप को कैसे मेंटेन करना है ताकि आपकी ACF टेप लंबे समय तक चलती रहे और कोई भी फॉल्ट न आए, उसकी भी टिप्स हम आपको बताएंगे। अगला है ACF बॉन्डिंग प्रोसेस। ACF बॉन्डिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ACF बॉन्डिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है तो आपका जो फॉल्ट है वो टेम्पररी सॉल्व होगा। कुछ टाइम के बाद में फिर से वो फॉल्ट और लाइंस आ जाएंगी, और इस प्रकार के फॉल्ट्स रिपीट में क्रिएट ना हो उसके लिए आपको ACF बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, आपका ACF बॉन्डिंग किस प्रकार का होना चाहिए, ACF बॉन्डिंग मशीन अगर आपको परचेज करनी है तो उसमें आपको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, हेड अलाइनमेंट क्या है और जो उसके टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, उसकी प्रोफाइल किस प्रकार से होनी चाहिए, बॉन्डिंग का प्रेशर किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब आपको हम डिटेल में ACF बॉन्डिंग के अंदर दिखाएंगे। और डिफरेंट टाइप्स के कॉफ होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कॉफ अप्रॉक्स 45 mm विड्थ वाला होता है, दूसरा बिग कॉफ होता है जो कि अप्रॉक्स 65 mm विड्थ का होता है। तो अगर आप बिग कॉफ का बॉन्डिंग करना चाहते हो तो आपको क्या टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना पड़ेगा, कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद 4K पैनल है जिसकी कॉफ बहुत ही छोटी होती है और उसके ट्रैक्स बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो इस प्रकार की कॉफ का बॉन्डिंग किस प्रकार से करना है। कभी कोई पुरानी कॉफ को बॉन्डिंग करना पड़ रहा है, मतलब किसी सेट के अंदर पुरानी कॉफ बॉन्डिंग करनी पड़ रही है, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, उसके लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि हमारे मशीन के अंदर प्री लोडेड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो किस प्रकार से आप उसको क्रिएट करोगे, उसका भी प्रैक्टिकल हम आपको ई क्लास में दिखाएंगे। साथ में आपका बॉन्डिंग मशीन का मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, उसके हेड का किस प्रकार से ध्यान रखना है, उसके अंदर और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उसकी बॉन्डिंग ट्रिक्स और टिप्स भी आपको बताई जाएगी। बॉन्डिंग होने के बाद में आपको बॉन्डिंग को सिक्योर कैसे करना है ताकि आपका जो ये बॉन्डिंग है वो लंबे समय तक कुछ भी प्रॉब्लम के बिना मेंटेन हो, उसकी ट्रिक्स और टिप्स हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे।
अगला है ई क्लास नंबर 12 to 15, जिसके अंदर पैनल के अंदर की पूरी वर्किंग सिस्टम और पैनल ग्लास के सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले एलसीडी पैनल किस प्रकार से वर्क करता है, उसके अंदर किस प्रकार से कलर जनरेट होता है, उसका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद में हमने मूविंग माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये मूविंग माइक्रोस्कोप के द्वारा आप पैनल के अंदर के सर्किट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं और पैनल के अंदर के फॉल्ट हैं उसके बारे में आप ईजिली जानकारी ले सकते हो। इस मूविंग माइक्रोस्कोप से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस जगह पे इस टाइप का फॉल्ट है, जिससे फ़ायदा होता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है और कौन से ट्रैक्स के ऊपर करना है, वो आप ईजिली कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो साइड गेट से लेकर आप कॉफ के ट्रैक्स आप किस प्रकार देख सकते हो मूविंग माइक्रोस्कोप के द्वारा, पैनल को हिलाए बिना, ताकि आपके पैनल में कोई भी डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा। यहाँ पर माइक्रोस्कोप मूव कर रहा है, पैनल मूव नहीं कर रहा है, तो आप इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई भी ट्रैक मिसिंग है या कोई भी ट्रैक ओपन हो गई है, ये आप इसके द्वारा चेक कर सकते हो। और इसके साथ में हमारी जो CKV लाइंस जाती है, वो CKV लाइंस अंदर जाने के बाद में हर एक CKV लाइन में से एक गेट लाइन जनरेट होती है। तो ये जो गेट लाइन क्रिएट होती है, उसके पहले SR ब्लॉक करके एक सर्किट आता है। SR ब्लॉक के बाद गेट लाइन जनरेट होती गई और ये पूरी हॉरिजॉन्टली पूरे जो सब पिक्सल होते हैं उसको सप्लाई होती है। तो ये आप पूरे पैनल का इंटरनल सर्किट इस मूविंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको कॉफ को बॉन्डिंग करने के बाद भी उसका बॉन्डिंग एरिया ऑब्जर्व कर सकते हो। और सोर्स डेटा की जो लाइंस है, जिसको डेटा लाइंस बोलते हैं, वो भी पैनल के अंदर जाके फिर किस प्रकार से अंदर की सर्किट है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन का बहुत फ़ायदा है, जिसके द्वारा आप इजीली कोई भी पैनल के अंदर की सर्किट को चेक करने के बाद आप उसका सल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये मूविंग माइक्रोस्कोप के मेनली 2 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट है पैनल के अंदर के सर्किट का ऑब्जर्वेशन करना और दूसरा बेनिफिट है कि बॉन्डिंग की स्पीड को फास्ट करने के लिए और एक्यूरेट बॉन्डिंग करने के लिए आप ग्लास के ट्रैक्स को क्लीन करना या कुछ भी ऑब्जर्वेशन करना है तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक बार पैनल के अंदर के सर्किट का ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके बाद में मान लो कि आपका जंपिंग पिक्चर आ रहा है, डबल इमेज का फॉल्ट है, जिसके लिए आपको CKV लाइंस कट करनी होती है। तो CKV लाइंस को किस प्रकार से कट करना है, कौन सी CKV लाइंस कट करनी है, उसको कट करने के प्रॉपर मेथड्स क्या हैं, उसका पूरा प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे। नॉर्मली ज़्यादातर लोग पूरी CKV लाइंस कट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्केल लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। तो एक्चुअली CKV लाइंस को किस प्रकार से कट करना है ताकि मिनिमम पिक्चर की क्वालिटी डाउन हो और मैक्सिमम पिक्चर क्वालिटी को मेंटेन रख के फॉल्ट को किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसका हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और मान लो कि आपके सेट में स्कैनिंग लाइंस आ रहे हैं, तो उसमें क्या फॉल्ट होता है और उसका क्या सल्यूशन और टिप है, वो हम आपको ई क्लास 15 के अंदर बताएंगे। ई क्लास 16 के अंदर आपको पैनल को कंपैटिबल पैनल के साथ किस प्रकार से रिप्लेस करना है, उसकी कंप्लीट ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे, जिसके अंदर LVDS की मैपिंग कैसे करनी है, वेजा और जेडा का किस प्रकार से स्विचिंग करना है, फिर जो सोनी सेट के अंदर पैनल ID को मैच करना पड़ता है, मतलब कि जो मदरबोर्ड से SCL SDA जो आते हैं, जो एक्सटर्नल EEPROM के ऊपर जाते हैं, वो EEPROM को आपको किस प्रकार से सेट करना है, उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और उसके साथ में बिट मैपिंग या फिर पैनल में मिरर पिक्चर आ रहा है तो उसके सल्यूशंस क्या क्या हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे। ई क्लास 17 से 18 के अंदर टिपिकल फॉल्ट जो रहते हैं, मतलब कि जो मोस्ट कॉमनली फॉल्ट्स आते हैं, जैसे AVDD नहीं बनना, AVDD में शॉर्टिंग दिखाना, या फिर VGH VGL क्रिएट नहीं होना, गामा IC में गामा सिग्नल्स क्रिएट नहीं होना, या CKV सिग्नल्स क्रिएट नहीं होना, LC1 LC2 सिग्नल्स जनरेट नहीं होना, या CKV को कैसे कट करना है, ये सब प्रैक्टिकल्स मिनिमम 10 to 12 सेट के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके ई क्लास 17 और 18 में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हमने दिखाया है।
पैनल के इंटरनल सर्किट को कैसे ऑब्जर्व करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जिस प्रकार ये एक्सप्लेन किया, जो हमारे ई क्लास हैं वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल स्टफ से भरे हुए हैं और आपको फॉल्ट किस प्रकार से फाइंड करना है और उसका सल्यूशन किस प्रकार से निकालना है उसका एक परफेक्ट मेथड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फॉल्ट फाइंड और सल्यूशन की जो एफिशिएंसी है, आपकी जो फॉल्ट फाइंडिंग की क्रिएटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी और आप स्पीड से और परफेक्ट मेथड से कोई भी सेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आपकी रिपेयरिंग काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी और आपको पैनल का कंप्लीट वर्किंग सिस्टम, मतलब पैनल के अंदर जो पैनल सप्लाई और LVDS डेटा आता है वहाँ से लेकर पैनल के अंदर के सर्किट है वहाँ तक किस प्रकार से वर्किंग होता है उसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेन ये फ़ायदा होगा, आप अपना एक फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक और फॉल्ट फाइंडिंग मेथड क्रिएट कर पाएंगे और आप खुद आपके लॉजिक लगाएंगे नए तरीके से। नए फॉल्ट आते हैं जो चैलेंजिंग फॉल्ट होते हैं उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो हमारे 1 to 18 ई क्लासेस हैं इनको हम प्रो वर्जन बोलते हैं और उसके भी ऊपर हमारा एक एडवांस लेवल का कोर्स है जिसको हम अल्टीमेट वर्जन बोलते हैं। ये अल्टीमेट वर्जन बेसिकली ये ग्लास के अंदर के फॉल्ट को किस प्रकार से हैंडल करना है, मतलब कि अगर आपके पास लेज़र मशीन है या फिर आप एक लेज़र मशीन लेना चाहते हैं तो आपको हमारा अल्टीमेट वर्जन लेना चाहिए। अल्टीमेट वर्जन में हम आपको लेज़र के द्वारा पैनल ग्लास के अंदर के फॉल्ट किस प्रकार से सॉल्व होते हैं उसका डिटेल प्रैक्टिकल सल्यूशन देते हैं। मतलब कि ग्लास के अंदर का फॉल्ट, जैसे कि पैनल में वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कर्व चेंज करने के बाद भी नहीं जा रही हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर मल्टीपल लाइंस हैं तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और साइड गेट नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ पैनल में आपने CKV लाइन कट किया फिर भी जंपिंग पिक्चर और स्लो मोशन नहीं जा रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है लेज़र मशीन के द्वारा। या तो स्कैनिंग लाइन आ रही है तो उसको लेज़र मशीन से कैसे सॉल्व करना है। उसके प्रैक्टिकल्स अल्टीमेट वर्जन में हम आपको लेज़र मशीन के ऊपर काम करके दिखाएंगे। उसके साथ में हमने इस वर्जन के अंदर एक एडिशनल फीचर दिया हुआ है, वो ये है कि हम हमारा एक टेक्निकल असिस्टेंट आपके लिए असाइन करेंगे और अगर आप कोई भी फॉल्ट सॉल्व कर रहे हो और उसके ट्रबल शूटिंग में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो तो आप हमारे इंजीनियर को वीडियो कॉल कर सकते हो और हमारा इंजीनियर आपको वीडियो कॉल के ऊपर गाइड करेगा कि आप इस प्रकार से फॉल्ट को सॉल्व करो। तीसरा फीचर है स्पेयर पार्ट रिसोर्सेज सपोर्ट, जिसके अंदर जो भी रूटीन स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मदरबोर्ड, टीकॉन बोर्ड, स्केलर PCB, कॉफ IC, बैकलाइट या नए पैनल है, तो उसके लिए पूरे इंडिया के और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट जो कि हमने इसमें सालों से हमारे एक्सपीरियंस से इकट्ठा किए हैं वो आपको शेयर करेंगे, जिससे आपको कोई भी स्पेयर पार्ट का रिसोर्स आपको मिल जाएगा तो आप जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करके दे पाएंगे। तो उससे आपका ओवरऑल रिपेयरिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा अल्टीमेट वर्जन है उसके 3 फीचर हैं। एक तो लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयरिंग ट्रेनिंग, दूसरा है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से टेक्निकल सपोर्ट और तीसरा है स्पेयर पार्ट रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रो वर्जन है और अल्टीमेट वर्जन है उसके ई क्लासेस आप ज्वाइन करके अपनी टेक्निकल नॉलेज को इन्हांस करके आपकी रिपेयरिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाओगे, जिससे आपकी इनकम इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो कोई भी क्वेरी है आप ऑनलाइन सीख पाएंगे या नहीं, आपको समझ आएगा या नहीं, तो आप हमारा डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप हमारे डेमो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे YouTube चैनल को नए टेक्निकल नॉलेज और नए टेक्निकल वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।